हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रोफेसर रहीं लेखिका डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी विलक्षणा। तो शुरू करते हैं कहानी विलक्षणा। मुझे लगा वो जा रही है विलक्षणा, वही कद, वही पीठ पर झूलती लंबी सी अधखुली चोटी, वही साड़ी जो अक्सर उसे पहने देखा है, वही चलने का ढंग, निश्चय वही है। मुझे विश्वास हो गया। मैंने चाल तेज कर दी, आवाज़ लगाई, विलक्षणा, बिल्लू। रास्ता चलते कुछ लोगों ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, पर मुझे उनकी ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच जाना चाहती थी। बिल्लू, विलक्षणा, ओ बिल्लू। बिल्लू अनायास मेरे मुंह से निकला जा रहा था, जैसे मैं उसे युगों से बिल्लू कहकर बुलाती हूँ। इसके पहले ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला था। मन में आया था पर मुंह से मैंने निकलने नहीं दिया था। आगे जाने वाली युवती मेरे पीछे से आगे निकलते समय ध्यान से मुझे देख गई है, ऐसा मुझे आभास हुआ था। उसके पग कुछ ठिठके, कनखियों से उसने मुझे देख लिया और आगे बढ़ गई। मैंने अपनी चाल और तेज़ कर दी। मैं उससे मिलना चाहती थी। अब तक जो उसे नहीं दे पाई वो देने को मैं उतावली हो रही थी, पर अब लेने वाली रुक नहीं रही थी। अचानक ही उसने पीछे से आती हुई एक टैक्सी को हाथ दिया। वो उसके पास जाकर रुकी और फिर उसे लेकर आंखों से ओझल हो गई। अब विलक्षणा नहीं मिलेगी, देख लेगी तो भी नहीं आएगी मेरे पास, कतरा कर चली जाएगी। क्यों? लेकिन क्यों? कौन? दीदी, मैं। अच्छा, विलक्षणा है, आओ, आज बहुत दिनों में दर्शन हुए। कहाँ दीदी, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आ पाई हूँ, जरा देर के लिए। वहाँ सारा काम पड़ा होगा। मुझे बड़ा संतोष हुआ। चलो, चाय नाश्ते का झंझट नहीं करना पड़ेगा। फिर मन ही मन इस विचार के लिए मैंने स्वयं को धिक्कारा। वो तो इतनी दूर से रिक्शा लेकर मिलने आई और मैं ये सोच रही हूँ। ये तो मुझे काफ़ी बाद में पता लगा था कि पीठ पीछे लोग उसकी बुराई करते हैं। अपने साथियों में भी वो लोकप्रियता की सीमाओं से दूर रह गई है। सामने सामने तो सब अच्छी तरह बोलते, पर पीठ फिरते ही मुँह बिचकाने लगते थे। मेरी एक साथी ने एक दिन मेरे कान में भी फूंका, देखना, इससे चौकन्नी रहना, सब में घुली रहकर सबसे भली बनने की कोशिश करती है और साधती है अपना मतलब। कौन? विलक्षणा? और कौन है हमारे यहाँ जो सबसे मीठा बोलता फिरे? अच्छा। और 2 दिन बाद ही विलक्षणा मुझसे कह रही थी, दीदी, मैं कल एब्सेंट थी, आपने जो नोट्स लिखाए वो मुझे दे दीजिए। वो तो मैं घर छोड़ आई हूँ। अच्छा। उसके मुख पर निराशा छा गई। क्लास की किसी लड़की से ले लो। हाँ, अच्छा, मैं ले लूँगी। उसका चेहरा बुझ गया था। अपने ग्रुप की लड़की को छोड़कर कौन अपने नोट्स किसी को देता है, और विलक्षणा किसी ग्रुप में नहीं है, ये भी मैं जानती थी। घर से चाहो तो ले लेना। आश्वस्त होकर वो प्रसन्न हो गई, पर एकदम मेरे दिमाग में आया, ये कहाँ का झंझट पाल लिया मैंने। पर घर पर पता नहीं मैं कब पहुँचूँ। खैर, मैं देखूँगी फिर। दूसरा आश्वासन दिया मैंने। घर पहुंचने पर अम्मा ने कहा, कोई लड़की आई थी, तुझे पूछ रही थी। लड़की? क्या नाम था? विलक्षणा। मैंने चैन की सांस ली। चलो, अच्छा हुआ जो घर पर नहीं मिली मैं, अब बार बार कौन आता है। और वो तेरा सफ़ेद कार्डिगन मैंने बिन्ने को दे दिया है। बड़ा अच्छा किया, मैं कहाँ तक करती। कुल 1 हफ्ता रह गया था शादी में जाने को। एक तो मुझे समय ही कम मिलता था, फिर कार्डिगन के अलावा और भी तो बहुत काम पड़े थे मेरे लिए। इतनी जल्दी कैसे बुन पाता। मोल बुनवाना ही सबसे ठीक रहा। किसे दिया है? वो ही ले गई, वो जो आई थी। हैं? उसे क्यों दे दिया? तुम काहे को सबसे कहने बैठ जाती हो? मैंने कहाँ कहा, उसी ने पूछा। तू ही तो ऊपर सब छोड़ गई थी। वो पूछने लगी तो मैंने बता दिया। काम इतना करने को पड़ा है और तेरी दीदी के पास टाइम ही नहीं है, तो उसने कहा, लाइए, मैं 4 दिन में बुन दूंगी। अम्मा के ऊपर बड़ी खींच लगी। हर एक के सामने अपना दुखड़ा रोने बैठ जाती हैं। किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं था कि शादी में सफ़ेद कार्डिगन पहनो ही। दूसरी ओर थोड़ी खुशी भी हुई कि चलो, बिना मेहनत के बुन जाएगा। और लाके कब देगी? कहीं रख के बैठ गई तो और मुश्किल। ऐसा भी कहीं हो सकता है, तेरे कॉलेज में तो पढ़ती है, वो तो बड़ी सीधी लड़की थी, खूब दीदी दीदी करके बात कर रही थी तेरे लिए। अम्मा बड़ी जल्दी सबसे सगापा जोड़ लेती हैं। अब एहसान मेरे सिर चढ़ गया। दूसरों को बेटी बना लेना इन्हें बड़ा आसान लगता है। मेरी पोजीशन का जरा ख्याल नहीं। पर मेरी झुंझलाहट सुनने को अम्मा वहाँ रुकी ही कब थी। तीसरे दिन शाम को अचानक विलक्षणा फिर टपक पड़ी।
कार्डिगन का पिछला पल्ला और बाहें उसने बड़ी सफाई से बुने थे। नोट्स मैंने खुद लाकर उसे पकड़ा दिए। इतना काम कर रही है किसी मतलब से ही तो। अम्मा ने उसे चाय वाय पिलाई और फिर बेटी बेटी कर बात करती रहीं। वो मगन हो खाती पीती रही और मुझे नमस्ते करके चली गई। फिर एक दिन घर पर देखा विलक्षणा बैठी मेरी साड़ी के पल्ले तुरप रही है। मुझे देख कर वो सकचा सी गई। अम्मा झट से बोल दी, देखा मेरी नई बेटी मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे विलक्षणा, तुम क्यों बेकार परेशान हो रही हो? आप तो मेरी दीदी हैं, तो ये मेरी भी तो अम्मा हैं, अकेली आपकी थोड़ी ही हैं। क्यों नहीं विलक्षणा, तुम मेरी छोटी बहन हो। एकदम मेरे मुंह से निकल गया। उसने अपनी तरल हुआई पलकें झुका लीं। कभी भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो चली आया करो। मानो मैंने उसे बहनत्व का पूरा अधिकार दे दिया हो। फिर तो घर में अक्सर ही उसका नाम सुनने को मिलने लगा। अम्मा को तो जैसे उसने मोह ही लिया था। घर की जो थोड़ी बहुत सिलाई बुनाई कर देती थी अब मुझे नहीं करनी पड़ती थी। छोटी बहन के बर्थडे पर सुबह से शाम तक जुटी रहती थी वो। बड़े उत्साह से सारा काम निपटाया था और जब उसके खाने का समय आया तो बहुत सी वस्तुएं समाप्त हो चुकी थीं। अम्मा के बार बार पछताने पर उसने जवाब दिया, अम्मा अपने हाथों से पराठा बनाकर खिला दीजिए, मेरे लिए तो मिठाई से भी बढ़कर होंगे। और वो पराठों से पेट भरकर चली गई थी। वो जो फ्रॉक का पीस प्रेजेंट में लाई थी वो लौटाने को मैंने अम्मा से कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसे प्यार से लाई गई चीज़ वे वापस नहीं कर सकती। मैंने वापस करना चाहा। मेरे बार बार कहने पर वो कुछ रुआसी हो आई। दीदी, इतना पराया समझती हैं आप? फिर आगे मैंने कुछ नहीं कहा था। सब अपने मतलब के लिए सोचा था मैंने। चलते समय कह दिया था, कोई भी किताब चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। जी मेरे पास हैं सब। नहीं कोई लाइब्रेरी से ना मिलती हो या मेरी कोई चाहिए हो तो। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अम्मा के लिए तो विलक्षणा बिलू बन गई थी। थोड़े दिन नहीं आती तो मुझसे पूछती, बहुत दिनों से बिलू नहीं दिखी, बीमार है क्या? नहीं, कॉलेज तो रोज आती है। कह देना उससे आने को, तुम्हारे बस का तो है नहीं, वही सिल जाएगी टेरिकॉट वाली फ्रॉक। मैं स्वयं उससे अपने घर आने को कहूँ, इसमें मुझे अपनी हिटी लगती थी। मेरा कोई काम उसके बिना थोड़ी अटकता था। फिर भी मुझे साड़ियों में फॉल लगे और बॉर्डर टके मिलते थे। मैं भी जानती थी कौन करता है ये सब, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। गर्मियों की छुट्टियों में भी उसका हफ्ते में एक चक्कर लग ही जाता था। उस दिन विलक्षणा आई तो अम्मा घर पर नहीं थी। मुझे बड़ी उलझन होने लगी। अब क्या मैं इसे चाय बनाकर पिलाऊं? अम्मा ने भी खूब तमाशा लगा रखा है। नहीं पिलाऊंगी तो सोचेगी अम्मा तो इतनी खातिर करती हैं और मैंने यूं ही टरका दिया। पर मैं काहे को खातिर करूं, मेरी तो स्टूडेंट है ये। मैं पशोपेश में पड़ी थी। मुझे लगा वो भी उलझन में है। कुछ देर बैठी किताबें पलटती रही, फिर उठकर खड़ी हो गई। दीदी अब चलूं? क्यों, बैठो चाय पी कर जाना। कह तो दिया, पर मन ही मन पछताने लगी। चली जाती तो कौन सा गजब हो जाता। हमेशा तो खा पी कर ही जाती है, एक बार नहीं ही सही। अच्छा आप अपना काम कीजिए, मैं बना लाती हूँ चाय। वो उठकर रसोई में चली गई। चलो अच्छा हुआ, बिना बनाए चाय पीने को मिल जाएगी। बना भी लेगी तो क्या हुआ, स्टूडेंट है मेरी, और मैं भी तो हमेशा उसकी डिफ़िकल्टी दूर करने को तैयार रहती हूँ। और कौन करता है उसके लिए इतना भी। चाय पीते पीते मुझे लगा विलक्षणा बड़ी परेशान है। होगी, मुझे क्या करना। पर फिर रहा भी नहीं गया। क्या बात है विलक्षणा? मेरी आंखें अपने चेहरे पर जमी देख वो कुछ अस्थिर हो उठी। मेरी इच्छा हुई प्यार से उससे कहूँ बिल्लू, जैसे मेरी अम्मा कहती थी, जैसे उसके घर के लोग कहते होंगे, पर मैंने कहा नहीं। उससे दूरी जो बनाए रखना चाहती थी। मैं यदि तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो कहो। नहीं दीदी, आप कुछ नहीं कर सकती। मेरी माँ बीमार हैं। उसकी माँ सौतेली थी, अधिकतर बीमार ही रहती थी। एक बड़ा भाई घर छोड़कर कहीं चला गया था, ये भी अम्मा ने ही बताया था। ये उन्हें भी पता नहीं कि वो चला क्यों गया। दूसरे के घर की बात हमें करना भी क्या था। एकदम से मुझे लगा विलक्षणा भी स्वस्थ नहीं है। मैंने ध्यान से देखा, काफ़ी दुबली लग रही थी। बड़ी दया आई मुझे उस पर। विलक्षणा शायद समझ गई मेरी दृष्टि को, उठकर खड़ी हो गई। फिर वो रुकी नहीं, चली गई। इसके बाद भी वो कई बार आई थी, पर मेरी उपस्थिति में नहीं। मेरी साड़ियाँ भी संवारी उसने, बहन की फ़्रॉकें भी सिलीं। अम्मा के जाने क्या क्या काम भी करती रही, पर उसने कभी मुझसे किताबें नहीं मांगी, ना कोई सहायता ली। फाइनल की परीक्षा दे दी उसने। 2nd डिवीज़न पास हो गई विलक्षणा। बीए की 22 छात्राओं में से केवल 4 की 2nd डिवीज़न आई थी। उन्हीं में से एक वो भी थी।
बीच में कई बार वो अम्मा से मिल गई थी, मेरे लिए मिठाई भी रख गई थी, पर मेरा उसका सामना फिर नहीं हुआ। मुझे लगा अब उसकी परीक्षा हो गई है, वो पास हो गई है, अब उसे मेरी ज़रूरत भी क्या है, और वो मेरे ध्यान से उतर गई। छुट्टियां समाप्त हो चुकी थीं, कॉलेज खुलने वाले थे। घूम घाम कर मैं वापस घर लौट आई थी। बड़ी उत्सुकता से अपनी डाक देख रही थी। एक पत्र विलक्षणा का भी था, कहीं सर्विस कर ली थी उसने। खोलकर पढ़ा और देखती रह गई। उन पंक्तियों से आंखें नहीं हट रही थी, उन अक्षरों से परे और जाने क्या क्या पढ़े जा रही थी मैं। उसने लिखा था, आपके साथ से मैंने अनुभव कर लिया कि माँ और बहन का स्नेह कैसा होता होगा। आपकी आभारी सदैव रहूँगी। धन्यवाद देकर सहज ही उऋण होने का साहस मैं नहीं कर सकूँगी। वो स्नेह तो चिरकाल मेरे जीवन में प्रकाश और स्फूर्ति भरता रहेगा। स्तब्ध रह गई थी मैं। पता नहीं उसके मन में कितने अभाव थे जिन्हें मुझसे भरने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थी वो। मेरी कितनी साड़ियाँ उसने संवारी, कार्डिगन बुने और ब्लाउज सिल कर रख गई, और अब वो चली गई। मेरे पास था भी क्या उसे देने को। पूरा वर्ष बीत गया। बीच में उसके पिता ने सट्टे में हार कर आत्महत्या कर ली। कई मुखों से कई तरह की बातें उसके लिए सुनने में आईं। फिर सुना सौतेली माँ और बहनों को विलक्षणा अपने साथ ले गई है। मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, पर ऐसा मौका नहीं आया। कॉलेज का टूर जा रहा था। शरद पूनम की रात में ताजमहल देखने का कार्यक्रम बना था। 3 दिन जी भरकर आगरा घूमे। दूसरे दिन की शाम को चचेरी बहन बीना के पति मुझे बुलाने आ गए। बीना जी किसी तरह लौटने नहीं दे रही थी, पर ड्यूटी पर मैं हूँ, लड़कियों के साथ हूँ आदि कहकर बड़ी मुश्किल से आने की अनुमति ली। लौटे तो रास्ते में देखा विलक्षणा जा रही है। किसी तरह मिल जाए वो, उसके लिए इतना व्याकुल हो जाऊंगी मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सोई स्नेह भावना जाग उठी थी। मन उमग रहा था देने के लिए, पर अब वो लेगी नहीं, पड़ा रहेगा व्यर्थ जड़ सा होकर। मैं भी कैसे धोखे में पड़ी रही। नारी होकर एक नारी के हृदय का सहज स्नेह न ले सकी और न दे सकी। उसकी सरलता में मुझे दुनियादारी की गंध आने लगी थी। धिक्कार है मेरी सावधानी। उसने मुझसे लिया ही क्या, पर मुझे बहुत कुछ दे गई। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा संबल उसके पास था, और मैं धोखे की टट्टी में अपने को उलझाए बैठी हूँ। अमृत उसके पास था, पानी मेरे पास। पानी जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं, और अमृत पिला गई वो जिसे पीकर मैं आकंठ तृप्त हो गई हूँ। तेरी चिर ऋणी हूँ मैं, ओ विलक्षणा, एक बार आ जा। पर अब वो कभी नहीं आएगी। मुझे देखकर कतरा जाएगी। मुझसे मिलेगी नहीं, वो कभी नहीं मिलेगी। अपना जो अभाव मेरे अनजाने वो मुझी से भरती रही, अब जानबूझकर उसे भरने नहीं देगी। कैसी विषम प्रकृति है। विलक्षणा अब देखेगी तो मुंह फेर लेगी मुझसे। अब वो कभी नहीं आएगी मेरे पास, कभी नहीं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी विलक्षणा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।